हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 का अध्याय नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्रदूषण। प्रदूषण प्रदूषण का मतलब होता है दूषित वातावरण। ठीक है, इसमें देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव हो सका है। धरती वनस्पतियों में पूरी तरह ढक ना जाए, इसलिए घास खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे, और इन जानवरों की संख्या अधिक न हो जाए इसलिए हिंसक जंतु भी थे। तो सब चीज संतुलन में थी प्रकृति की। घास ही घास ना हो जाए तो घास खाने वाले थे, और घास खाने वाले ज्यादा जानवर ना हो जाए तो हिंसक जानवर थे जो कि घास खाने वाले जानवरों को खा जाते थे। तो इस तरीके से प्रकृति पूरी तरीके से, पृथ्वी भी हमारी पूरी तरह से संतुलित थी। इस प्रकार प्रकृति में वनस्पति, जीव जंतु आदि का अनुपात संतुलित और नियंत्रित बना रहता था। इससे पर्यावरण स्वच्छ और जीवन के अनुकूल बना रहता था। लेकिन आज मनुष्य ने अवांछित कार्यों से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे तो पनपे ही, जनसंख्या का भयंकर विस्फोट भी हुआ। इस बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए उसी मात्रा में अन्न, सब्जी, फल आदि चाहिए। अब जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा फलों की, सब्जी की, अनाज की, सब चीज की आवश्यकता होगी। तो इस और रहने के लिए घर भी इतनी ज्यादा चाहिएंगे, तो और पहनने के लिए कपड़े भी इतनी ज्यादा चाहिए जितनी आबादी। और इसी प्रकार की अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की सामग्री चाहिए। इन सबके अलावा और भी बहुत सारी सामग्री चाहिए, जैसी जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, सड़कें, रेल पटरियां बिछाने के लिए धरती चाहिए थी, जमीन चाहिए थी। इसलिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। इसके अलावा हमारे कल कारखाने कच्चे माल के लिए जंगलों पर ही निर्भर हैं। इसलिए पिछले वर्षों में जिस गति से जंगलों का सफाया हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि हर चीज के लिए जमीन चाहिए तो जंगल काटने शुरू हो गए। इतने जंगल ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जितना अब कुछ वर्षों पहले हुआ है। नई तकनीकों की पेड़ काटने की गति तो बहुत बढ़ी। नई तकनीकों से पेड़ कैसे कटे, लेकिन उतनी ही गति से कटे हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ उगाने का प्रयत्न नहीं किया गया। अगर पेड़ काट रहे हैं तो नए पेड़ भी तो लगाने चाहिए। एक पेड़ को बड़ा होने में जो 4 से 5 वर्ष, तो मतलब सभी में नहीं लगता इतना टाइम, लेकिन अधिकतर 4 से 5 वर्ष पेड़ को लगने में, बड़ा होने में लगते हैं, और कटने में उसे कुछ क्षण भर भी नहीं लगते। तो इस हिसाब से एक पेड़ काटने की तुलना में तो कई सारे पेड़ लगाने चाहिए, जब जाकर उस एक पेड़ की तुलना पूरी होगी। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों को रासायनिक उर्वरक चाहिए, और पौधों को कीटाणु हानि न पहुंचाए इसलिए कीटनाशी दवाइयां चाहिए। इन उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों के कारण मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है, क्योंकि उनके अंदर केमिकल्स होते हैं और केमिकल से मिट्टी खराब होती है। बड़े बड़े उद्योग धंधों और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बड़े बड़े नगर बस गए। इन नगरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, धुएं नदियों और जलाशयों में ही गिरते हैं। इस कारण नदियों और जलाशयों का जल प्रदूषित हो रहा है। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो नदियों में ही तो जाकर मिलेंगे और जलाशयों में ही, तो वहां का पानी भी क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। खुली भूमि में भी कूड़ा कचरा डाला जाता है। इन कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने, वाहन, बिजली ताप घर आदि बहुत अधिक धुआं उगलते हैं। धुएं में धूल कण, कार्बन कण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होते हैं धूल में, धूल कण, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ये सब चीजें, और कार्बन कण, इतने सारे समान इनके अंदर इतने कण होते हैं जो कि वायु को प्रदूषित, इससे वायु प्रदूषित हो जाती है। और इस प्रकार आज भूमि, पानी और हवा तीनों ही प्रदूषित होते जा रहे हैं, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ केमिकल्स मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, आज थल और नभ तीनों में वैज्ञानिक आविष्कार के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के तेज से तेज जलने वाले यान बन गए हैं। इससे यातायात में बड़ी सुविधा तो हुई है, दुनिया छोटी हो गई है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी और आसानी से पहुंचने तो लगे हैं। लेकिन ये अनवस्थ दौड़ती हुई रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जलपोत और विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं, शोर भी पैदा करते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। आज रॉकेट के द्वारा अनेक प्रकार के अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। इनसे हमारी पृथ्वी को ओजोन मंडल प्रभावित हो रहा है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन लेयर होती है और वो धीरे धीरे उसके अंदर छेद हो रहा है। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है।
तो ओजोन प्रभावित, ओजोन का खत्म होना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक विषय है ये, कि खतरनाक, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। इस मंडल में ओजोन की जो मोटी परत है वही सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी के जीव जंतु और वनस्पतियों की और हमारी रक्षा करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत नहीं थी तब तक धरती पर जीवन शुरू नहीं हुआ था। औद्योगिक विकास ने जहां में अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की भौतिक चीजें उपलब्ध कराई हैं, वहीं उसने वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है जो कि शीत प्रशीतक से निकलती है, मतलब जो ठंडी चीज़ें होती हैं जैसे कि फ्रिज हुआ और ये एसी होता है, तो इनसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो कि वायु में जाकर ओजोन लेयर को प्रभावित करती है। इससे ओजोन परत में छेद हो जाता है। इसके कुप्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी हो रही है। यदि ओजोन गैस की परत और भी पतली हो गई तो फिर सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से बचाव कैसे होगा, क्योंकि यही तो बचाव कर रही है हमारा ओजोन परत ही अल्ट्रावायलेट किरणों से सूरज की। यदि यही रफ्तार रही तो पृथ्वी की परिस्थितियां और अधिक बिगड़ती चली जाएंगी। बहुत संभव है कि वातावरण का औसत ताप 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, और अगर इसका औसत ताप इस तरह से बढ़ गया तो जो हमारे ध्रुव पर जो जमी बर्फ पिघल जाएगी और हमारी धरती जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि बर्फ पिघलेंगे, वहां से बर्फ पिघलेंगे तो पानी में बहेंगे और फिर सारी धरती जलमग्न हो जाएंगे। तब यह भी संभव है कि ध्रुव प्रदेश हमारे निवास के योग्य बन जाए और जहां आबादी है वह स्थान समुद्र के रूप में, समुद्र के गर्भ में समा जाए। देखिए विकास तो हुआ है, लेकिन किस तरीके से औद्योगिक व्यापार हो रहे हैं और किस तरह से धुआं सारे वायुमंडल में किस तरह से फैल रहा है। ठीक है, ये नगरीकरण का दृश्य है। आज चारों प्रकार के प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। भविष्य में इनका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है। हम जानते हैं कि प्राय सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु आवश्यक है। प्रदूषण कितना फैलेगा, क्योंकि जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरीके से व्यापार बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, कारखाने बढ़ रहे हैं, नगर बढ़ रहे हैं, सभी सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो इसी तरीके से प्रदूषण भी चारों तरफ से और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सभी जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन कितनी आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे, उससे ही हम सांस ले पाते हैं। अगर प्राणवायु बेकार हो जाए, दूषित हो जाए, तो जीवधारियों को जान के लाले पड़ जाएंगे। हवा के बाद हमारी दूसरी आवश्यकता है पानी। पानी भी अब शुद्ध नहीं मिलता, जबकि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी ही चाहिए। अगर हम शुद्ध पानी नहीं लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। हम यह सभी जानते हैं कि नदी में यदि एक स्थान का पानी दूषित हो जाता है तो पूरी नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। ऐसा कहावत भी है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर नदी ही, किसी भी नदी में अगर कुछ भी चीज़ गिर गई तो पूरी नदी ही वो दूषित हो गई। आज हमारा मौसम चक्र बहुत कुछ बदल गया है, बल्कि अनिश्चित सा हो गया है। अब कहीं अनिवृष्टि होती है, कहीं अल्पवृष्टि, तो कहीं अनावृष्टि, कहीं पर तो बारिश ही बारिश हो रही है, कहीं बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, और कहीं होती है तो नामचारे को होती है। कहीं इतनी वर्षा होती है कि बाढ़ के कारण जन और धन की अपार हानि होती है, तो कहीं बिल्कुल वर्षा नहीं होती, जिससे खेत में खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं। और कभी कभी जब फसल पक जाती है तब मूसलाधार वर्षा हो जाती है, यानी कि जब जरूरत नहीं होती तब वर्षा हो जाती है, जिससे अनाज को घर तक लाना असंभव हो जाता है। अधिक गर्मी पड़ने और समय से मानसून नहीं आने को भी प्रदूषण से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं यही वर्षा को लाने में सहायक होते हैं, और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वर्षा का भी समय पर आना संभव नहीं है। ये प्राकृतिक विपदाएं इस कारण बढ़ती जा रही है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है और प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। मौसम में इस तरह के बदलाव से सामान्य जन तो पीड़ित हैं ही, वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। हम जानते हैं कि सांस की अधिकतर बीमारियां हवा की गंदगी के कारण होती है और पेट की बीमारियां गंदे जल के कारण। जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सांस लेने योग्य वायु और पीने योग्य पानी दोनों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे कल कारखाने और तेज चलने वाले वाहन भी भीषण शोर करते हैं। कितनी आवाजें होती हैं कल कारखानों से, फैक्ट्रियों से, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। उन्हें भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बीच रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है, हृदय की धड़कन तेज होती है। कभी कभी इतनी तेज आवाज से चीत्कार सुनकर हृदय धक सा रह जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी हृदय गति बंद होने से मृत्यु तक हो जाती है। मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों के फैलने से वैज्ञानिकों ने चिंतित होकर खोज की, तो उन्हें प्रदूषण ही उसका एकमात्र कारण ज्ञात हुआ। प्रदूषण की यह समस्या विश्वव्यापी है, मतलब पूरी दुनिया में फैली हुई है प्रदूषण की समस्या।
विकसित देशों में बड़े पैमानों पर कल कारखाने और तेज वाहनों के कारण प्रदूषण बहुत बढ़ गया। इसी प्रकार विकासशील देशों में भी नित्य प्रति नए नए कारखानों और वाहनों के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसलिए विश्व के सभी देश मिलजुल कर प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके प्रदूषण को रोका जाए, नियंत्रित किया जाए। जोहान्सबर्ग में सन 2002 ईस्वी के अगस्त माह में धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए जिस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसे प्रदूषण की समस्या पर चिंता व्यक्त की गई। यानी कि सम्मेलन भी समय समय पर होते हैं जिसमें सारे देश के लोग बैठते हैं और उसमें जो समस्याएं होती हैं, विश्वव्यापी समस्याएं, उन पर बातचीत की जाती है। तो इसमें प्रदूषण भी अब सबसे बड़ी समस्या नजर आने लगी है और उस पर भी बातचीत की गई थी। बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का मतलब यह कदापि नहीं कि हम कल कारखानों को बंद कर दें, यातायात के साधनों का उपयोग न करें, पाषाण युग में लौट जाएं, ऐसा भी नहीं हम कह रहे हैं। विज्ञान के चमत्कारों और प्रौद्योगिकी करामातों को ताक पर रख दें, ऐसा भी नहीं हम कह रहे हैं कि ऐसा फिर से पहले जैसी जिंदगी करने लगे और विज्ञान के चमत्कारों को भूल जाएं। लेकिन वास्तव में समस्या का हल निरंतर हो रहे विकास को रोकने में नहीं है, बल्कि युक्ति संगत समाधान खोजने में है। जैसे कि अगर हम वृक्ष काट रहे हैं तो वृक्ष उससे ज़्यादा लगाएं, ध्वनि प्रदूषण ना हो उसके लिए कोई नए उपाय सोचने चाहिए, ऐसी ऐसी मशीनों का उपयोग किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा कि जो आवाज़ ना करें। तो युक्ति संगत समाधान हमें खोजने चाहिए। इसलिए हम प्रकृति से तालमेल रखें, अपनी धरती को हरा भरा बनाए रखें, यह प्रयास करें कि प्रकृति का भंडार भरा रहे, धरती ऐसी बनी रहे जिस पर फूल ही फल ही पिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना, गुंज मंजू तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध ब्यारी बहे सुख देनी। ऋतु बसंत बहे विविध प्यारी, सब कहें सुलभ पदार्थ चारी। अर्थात हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, यह हम सब का पालन करता और जीवनधार है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। पेड़ पौधों और जानवर हमारे मित्र हैं। बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। देखिए, अगर ऐसे बाग बगीचे सब जगह मिले तो कितना अच्छा पर्यावरण हमारा लगेगा। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्ष को तो पूजा तक जाता है, महान धार्मिक कृत्य माना गया है इन पेड़ों को। तो ये कार्य प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी आस्था प्रकट करते हैं कि हम प्रकृति और पर्यावरण के प्रति कितने अच्छे हैं। इन कार्यों से हम में अच्छे संस्कार आते हैं। शिक्षा का सही लाभ तभी होगा जब हम अच्छे संस्कारों को बनाए रखें, यानी कि प्रदूषण को रोकें। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषण कार्यों को रोका जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम खुद भी सहयोग दे सकते हैं। हम गंदगी ना फैलाएं। दूसरा यह है कि जहां गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें भाई, क्योंकि कूड़ा कचरा सब पानी में चला जाता है फिर, और उससे गंदगी आती है, बीमारियां होती हैं। हमारे घर, पास पड़ोस और विद्यालय के परिवेश को साफ सुथरा रखें। जहां तहां कूड़ा कचरा आदि न फेंके, वृक्षों की टहनियों को न तोड़ें, साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इससे वृक्षों की संख्या भी बढ़ेगी और वन महोत्सव के उद्देश्य भी पूरे होंगे। एक पंथ कई काज, इसी उद्देश्य से हम संकल्प कर लें कि अपने जन्मदिन पर अथवा अन्य किसी शुभ अवसर पर वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि घूम फिर के अधिकतर समस्या का हल वृक्ष लगाना ही है। वृक्ष से ही लगभग सभी समस्याओं का हल खोजा जा सकता है। आशा करते हैं कि हम आशा करते हैं कि आप सब भी अपने घर वृक्ष जरूर लगाएंगे। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय भी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।